हेलो दोस्तों, वेलकम दिस वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस बार का वीडियो थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो गए थे, जिसके कारण मैं वीडियो बना नहीं पाया। अब से आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। अभी तक हमने सोलर सिस्टम में शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बारे में पढ़ लिया है। पृथ्वी को हम अभी स्किप कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से आगे पढ़ना है। तो हम अभी पूरे प्लेनेट ख़त्म करने के बाद हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आउटर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना। देखिए दोस्तों, जब मैंने आप लोगों को इनर प्लेनेट और आउटर प्लैनेट्स के बारे में बताया था, जब मैंने आप लोगों को सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों के बारे में बताया था, प्लैनेट्स के बारे में बताया, तो मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि जो शुरुआत के जो 4 प्लैनेट है, जिसमें हम पहले वाला था मर्क्यूरी, दूसरा वाला था वीनस, तीसरा वाला अर्थ था और चौथा वाला जो मार्स था, उन चारों शुरुआत के 4 प्लैनेट को क्या कहते थे? हम आंतरिक ग्रह कहते थे, इनर प्लैनेट के नाम से जानते थे। ठीक है। और जो आखिरी के जो 4 प्लेनेट है, जिसमें आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो आता है, इनको हम क्या कहते हैं? बाहर प्लेनेट कहते हैं, आउटर प्लेनेट कहते हैं। तो आज से हम पढ़ना शुरू करते हैं आउटर प्लेनेट्स के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में, मतलब कि जुपिटर के बारे में, और सैटर्न के बारे यानी शनि के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक, पहला टॉपिक है कौन सा? जुपिटर प्लेनेट या बृहस्पति ग्रह के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जुपिटर के बारे में पढ़ना, बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ना। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, साइज के अनुसार अगर देखा जाए तो जुपिटर जो होता है, बृहस्पति ग्रह जो होता है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट होता है, सबसे बड़ा ग्रह होता है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, ये वाली बात हम लोगों को पहले भी पता है, वो भी पता चल गई। लेकिन अगर साइज के अनुसार तो हो गया जुपिटर सबसे बड़ा, लेकिन अगर देखा जाए सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम के अनुसार भी बताइए, तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम के अनुसार जुपिटर 5वें नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन सा आता है? मर्क्यूरी आता है। दूसरे नंबर पे आता है वीनस, तीसरे पे अर्थ, चौथे पे मार्स आता है, 5वें पे कौन आता है? जुपिटर आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति आने का 5वें नंबर पे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो इसकी दूसरी विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल या मतलब कि रेवोल्यूशन पीरियड और रोटेशन पीरियड, दोनों के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। फिर भी एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे में। परिक्रमण काल क्या होता है, रेवोल्यूशन पीरियड क्या होता है? मान लो ये हमारा सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है, तो मैंने स्टार के शेप में इसको बना दिया है। कोई जब प्लेनेट हमारे सूर्य के चारों ओर घूमता है, उसका एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो उसका क्या कहलाता है? वो एक परिक्रमण काल कहलाता है। एक परिक्रमण काल किसी भी प्लेनेट का उसका 1 वर्ष के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 1 वर्ष के बराबर होता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिनों का समय लेती है? 365 दिनों का समय लेती है। तो हमारी पृथ्वी पे 1 वर्ष कितने दिनों का हो जाता है? 365 दिनों का हो जाता है। इसलिए कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह अगर सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है तो उसका 1 वर्ष कहलाता है। उसी तरह से जुपिटर भी सूर्य के आसपास चक्कर लगाता रहता है। तो अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जुपिटर का परिक्रमण काल कितना है या रेवोल्यूशन पीरियड कितना है, तो हम क्या बताएंगे? 11.9 वर्ष के बराबर है। ये पृथ्वी के वर्षों से इसकी तुलना की जा रही है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए बृहस्पति का 1 वर्ष पृथ्वी के कितने वर्षों के बराबर होता है, तो 11.9 वर्ष के बराबर होता है, या फिर हम मोटा मोटा बोल दें कि 12 वर्षों के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को कि बृहस्पति या जुपिटर सूर्य के आसपास एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? लगभग 12 वर्ष का समय लेता है। ठीक है, अब परिभ्रमण काल के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि परिभ्रमण काल या रोटेशन मोशन क्या होता है। जब कोई ग्रह सूर्य के आसपास चक्कर लगाता है, उसी के साथ साथ वो अपने एक्सेस पे भी चक्कर लगाता है। मान लो ये एक्सेस है उस किसी भी प्लेनेट का, और इस एक्सेस पे वो 360 डिग्री घूमता है। कैसे 360 डिग्री? आपस में गेंद की तरह घूमता रहता है। ठीक है, तो जब वो 360 डिग्री 360 डिग्री पूरा घूम जाता है तो उसका एक परिभ्रमण काल पूरा हो जाता है, रोटेशन पूरा हो जाता है।
जब कोई प्लेनेट 360 डिग्री घूम जाता है तो उस प्लेनेट पर एक दिन पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे 360 डिग्री 24 घंटों में घूम जाती है। कितने घंटों में? 24 घंटों में घूम जाती है। कितने आवर्स में घूम जाती है? 24 घंटों में घूम जाती है। तो पृथ्वी का एक दिन कितने घंटों का होता है? 24 घंटों का होता है। ठीक है दोस्तों, एक बात जान के आप लोगों को बड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हर प्लेनेट की अपनी अपनी परिभ्रमण गति होती है, रोटेशन मोशन होता है। किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो बृहस्पति जो ग्रह है बहुत ही ज़्यादा विशाल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लार्ज है बिल्कुल। फिर भी उसकी परिभ्रमण गति है, रोटेशन मोशन बहुत ही तेज है। तो इतना तेज है इसका रोटेशन मोशन कि ये मात्र 10 घंटों में अपने एक्सिस पे 360 डिग्री घूम जाता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि सौर मंडल का ऐसा प्लेनेट कौन सा है जिसका एक दिन मात्र 10 घंटे के बराबर होता है? तो एक दिन मात्र 10 घंटे के बराबर होता है तो किसका होता है? जुपिटर का होता है या बृहस्पति ग्रह का होता है। ठीक है, हम लोगों को ये बात पता चल गई। तो सबसे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा दिन कौन से प्लेनेट का होता है? जुपिटर का होता है, बृहस्पति का होता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा क्वेश्चन? बताइए सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह मतलब सबसे छोटा दिन किस प्लेनेट का होता है? तो हम नाम लेंगे जुपिटर का होता है। कितने घंटे का होता है? मात्र 10 घंटे का होता है। मात्र 10 घंटे में वो अपने एक्सिस पे घूम जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें लिखा है यह एक गैसीय ग्रह है, मतलब इस ग्रह का निर्माण गैसों से हुआ है, ना कि ठोस पदार्थों से। जैसे जैसे हम सूर्य से दूरी बढ़ते जाएंगे, इन जो ग्रह आएंगे उनका निर्माण गैसों से होता जाएगा। जो हमने इनर प्लेनेट पढ़े हैं, आंतरिक ग्रह पढ़े हैं, उन सभी ग्रहों में धरती पाई जाती है, जमीन पाई जाती है। लेकिन जो आउटर प्लेनेट हम जो पढ़ने वाले हैं और जो पढ़ रहे हैं, बृहस्पति भी एक आउटर प्लेनेट है ना, उनको पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा है कि जो बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, अरुण और वरुण जो हुआ, इनका निर्माण कैसे हुआ है? गैसों से हुआ है। किससे हुआ है? एक प्रकार की गैसों से हुआ। अब गैसों से इनका निर्माण हुआ है तो इनको क्या कहा जाता है? गैसीय प्लेनेट कहा जाता है। तो गैसीय प्लेनेट कौन कौन से हो गए? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो हो गए गैसीय प्लेनेट हो गए। अब सर इनके वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? ये बात भी तो हमें पता होना चाहिए। भैया गैसों से इसका निर्माण हुआ है तो भाई ये भी हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी गैसों से इसका निर्माण हुआ। तो मुख्य रूप से इनके वायुमंडल में, इनके एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसें पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, CH4 मतलब कि मीथेन पाई जाती है, NH3 मतलब कि अमोनिया गैस पाई जाती है। 4 गैस मुख्य रूप से पाई जाती है। कौन कौन सी? हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, CH4 मतलब कि मीथेन पाई जाती है और NH3 मतलब कि अमोनिया गैस मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, अगर हम दोस्तों कोशिश करें कि जैसे कि मंगल पे हम लोग उतर गए, मंगल की धरती पे हम लोग उतर गए, हम चाहें कि हम बृहस्पति ग्रह की धरती पे भी उतरने की कोशिश करें और हम यहाँ से इस पर लैंड कराने की कोशिश करें। ये मान लो हमारा एयरक्राफ्ट है, इसको यहाँ से लैंड कराने की कोशिश करें और ये यहाँ पे जाएं, अंदर जाएं, तो हम इसके आर पार हो जाएंगे क्योंकि इस पर धरती पाई ही नहीं जाती। इसका निर्माण मात्र गैसों से हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इनको गैसीय प्लेनेट भी कहा जाता है। ठीक है, स्पष्ट हो गई बात? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके उपग्रह कितने होते हैं सर? अब लोग देखो, हमने पढ़ा था कि बुध ग्रह होता है, शुक्र ग्रह होता है, मर्क्यूरी और वीनस होता है। इनमें किसी भी प्रकार के सैटेलाइट नहीं पाए जाते, उपग्रह नहीं पाए जाते, चंद्रमा नहीं पाए जाते। लेकिन पृथ्वी पर एक चंद्रमा पाया जाता है जिसको हम मून बोलते हैं। ठीक है, और मंगल ग्रह पे भी 2 चंद्रमा के बारे में मैंने बताया था, डीमोस और फेबोस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को याद होगा। अगर आप लोगों ने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिए, मंगल ग्रह के बारे में बहुत अच्छे से मैंने बताया उसमें। ठीक है, मार्स के बारे में बताया। चलो, अब जुपिटर पे कितने वो पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। जुपिटर जो होता है ये बहुत ही बड़ा प्लेनेट है, तो उस पर बहुत सारे उपग्रह पाए जाएंगे। तो जुपिटर पे उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79 है, या मून की संख्या पूछा जाता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन आता है कि बताइए बृहस्पति ग्रह में कितने मून पाए जाते हैं, कितने चंद्रमा पाए जाते हैं, या फिर कितने उपग्रह पाए जाते हैं, इसके बारे में हमसे पूछा जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जुपिटर पे 79 उपग्रह पाए जाते हैं दोस्तों। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों, जानने वाली बात यह है
कि अक्टूबर 2019 तक जुपिटर को यह माना जाता था कि जुपिटर पे सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। किस पे? जुपिटर पे पाए जाते हैं, बृहस्पति पे पाए जाते हैं। लेकिन इसकी लगातार खोज होती रही और अक्टूबर 2019 में ज्ञात हुआ, हमें पता चला कि जो शनि ग्रह है उसमें तो बहुत सारे वो उपग्रह और पाए जाते हैं। तो शनि ग्रह के उपग्रहों की जो संख्या हो गई, कितनी हो गई? 82 हो गई। शनि ग्रह के उपग्रह मतलब कि सैटेलाइट की जो संख्या हो गई, चंद्रमाओं की जो संख्या हो गई, कितनी हो गई? 82 हो गई। अब 82 तो 79 से ज़्यादा होते हैं ना। तो अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह या मून किस प्लेनेट पे पाए जाते हैं, तो हम किसका नाम लेंगे? शनि ग्रह का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? शनि ग्रह का नाम ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, किसका नाम ले देंगे? शनि ग्रह का नाम ले लेंगे, सैटर्न प्लेनेट का नाम ले देंगे। कितने पाए जाते हैं सैटर्न पे? 82 पाए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को एक बात और जानकारी होनी चाहिए कि जो शनि ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है, इन दोनों ग्रहों की खोज इटली के एक वैज्ञानिक ने की थी जिनका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था? गैलीलियो। गैलीलियो कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के वैज्ञानिक थे। और गैलीलियो द्वारा बृहस्पति ग्रह मतलब कि जुपिटर और सैटर्न मतलब कि शनि ग्रह दोनों की खोज की गई थी। ठीक है। गैलीलियो ने जुपिटर के साथ साथ इसके 4 उपग्रह की भी खोज की थी। कौन कौन से उपग्रह की खोज की थी? गैनामीड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पूछ लिया जाता है। बताइए कैलिस्टो क्या है? कैलिस्टो एक उपग्रह है, एक चंद्रमा है जो कि जुपिटर पे है, जुपिटर के आसपास चक्कर लगाता है। ठीक है। तो गैनेमीड जो है, आयो जो है, यूरोपा जो है और कैलिस्टो जो है, ये किसके उपग्रह हैं? बृहस्पति के हैं, जुपिटर के हैं। ठीक है। अब इनमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैनीमीड। गैनीमीड एक ऐसा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा है या सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात तो याद रखिएगा दोस्तों, सौर मंडल का भी, पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो मंगल ग्रह का डीमोस जो पाया जाता है उपग्रह है, जो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह है। कौन? डीमोस, जो काय पे पाया जाता है? मंगल ग्रह पे पाया जाता है, मंगल ग्रह के आसपास चक्कर लगाता है। ठीक है। उसी तरह से अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे? डीमोस है, जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है। अगर हमसे पूछा जाता है कि बताइए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा मून कौन सा है, तो हम किसका नाम लेंगे? गैनीमीड का नाम लेंगे। और ये किस प्लेनेट का उपग्रह है? ये बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, किसका है? बृहस्पति का उपग्रह है। किसका नाम क्या है? गैनीमीड है। पता चल गया दोस्तों? ठीक है। अब इन चारों उपग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो के द्वारा की गई थी, जो कि इटली के एक वैज्ञानिक थे। तो इन चारों उपग्रह को गैनीमीड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो, इनको संयुक्त रूप से गैलीलियो उपग्रह कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बताइए निम्न में से कौन सा उपग्रह गैलीलियो उपग्रह नहीं है, तो 3 नाम तो ये दे दिए, चौथा नाम दे दिया उनने फेबोस या डीमोस दे दिया। तो आप क्या बताओगे? डीमोस या फेबोस जो होगा गैलीलियो उपग्रह नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि गैलीलियो उपग्रह कौन कौन से कहलाते हैं? गैनीमीड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, साथ साथ आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, इनको बार बार नहीं पढ़ोगे आप लोग, तब तक ये याद नहीं होने वाले। उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे लघु सौर तंत्र कहा जाता है, स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। दोस्तों एक बात आप लोगों को जानने की जरूरत है, जो बृहस्पति जो ग्रह है या जुपिटर प्लेनेट है, उसको लघु सौर तंत्र या मिनी सोलर सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन आता है सर, ये क्वेश्चन क्या आता है कि मिनी सोलर सिस्टम किस प्लेनेट को कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? जुपिटर को कहते हैं। क्यों कहा जाता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। देखो हमने बताया था कि जो हमारा सूर्य है उसके पास स्वयं की ऊर्जा होती है, स्वयं का प्रकाश भी होता है, और उसके आसपास क्या होता है? बहुत सारे प्लेनेट चक्कर लगाते रहते हैं। उसी तरह से
क्या होता है, जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, जो जुपिटर प्लेनेट है, उसके पास भी स्वयं की एक रेडियो एनर्जी होती है, रेडियो ऊर्जा होती है, और उसके आसपास भी बहुत सारे 79 उपग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसी ऐसी संभावनाएं उसमें बन गई, तो इसको क्या कहा जाता है, मिनी सोलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात जानने वाली यही है कि मिनी सोलर सिस्टम किसको कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है, जुपिटर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन ये आएगा कि बताइए किस प्लेनेट के पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। तो किस प्लेनेट के पास होती है, बृहस्पति के पास होती है, जुपिटर के पास होती है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है रेड स्पॉट। रेड स्पॉट क्यों लिखा है, जब हम अंतरिक्ष से जुपिटर को देखते हैं तो हमें एक जुपिटर पे एक लाल धब्बा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, एक लाल धब्बा हमें दिखाई देता है, एक रेड स्पॉट हमें दिखाई देता है, जिसके कारण, किसके कारण ये लाल धब्बा पड़ेगा, इसके बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए कि भैया लाल धब्बा कैसे यहाँ पे स्थित कैसे है। तो इसका अध्ययन किया गया कि भैया जुपिटर पे एक ही स्थान पे एक लाल धब्बा क्यों पाया जाता है। तो जब इसका अध्ययन किया गया, इसके बारे में रिसर्च किया गया, तो हमें पता चला कि यहाँ पर जुपिटर पर एक स्थान पर गैसों का एक तूफान आया हुआ है, बहुत ही बड़ा भयंकर तूफान आया हुआ है, वो बहुत लंबे समय से आया हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे लाल धब्बा पड़ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है बस कि किस ग्रह पर एक लाल स्पॉट पाया जाता है, रेड स्पॉट पाया जाता है या लाल धब्बा पाया जाता है, तो हम इसका नाम ले देंगे जुपिटर पे पाया जाता है, बृहस्पति पे पाया जाता है। और किसके कारण ये लाल धब्बा पड़ा है, गैसों के तूफान के कारण ये लाल धब्बा इस पे पड़ गया है। ठीक है दोस्तों, अब सर इस पर कौन कौन से मिशन भेजे गए, भैया मिशन भेजे गए होंगे तभी तो हमें पता चला कि इसका निर्माण गैसों से हुआ है, कौन कौन सी गैसें इसमें पाई जाती है, इस पर जो रेड स्पॉट पाया जाता है वो उसका कारण क्या है, इसके कितने उपग्रह पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई। हमने इन पर मिशन भेजे, इन पर हमने एयरक्राफ्ट भेजे हमारे, तब जाके तो हमें पता चला ना। तो कौन कौन से मिशन इस पर भेजे गए, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कैसिनी क्या है। क्या कैसिनी क्या है, कैसिनी क्या है, एक सैटेलाइट है या एक मिशन है जो कि बृहस्पति ग्रह के लिए बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, नासा, यूरोप स्पेस एजेंसी तथा इटैलिक स्पेस एजेंसी के द्वारा संयुक्त रूप से इसको बनाया गया था, और इसको 2000 में लॉन्च किया गया था। सन 2000 में इसको लॉन्च किया गया था, 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। किसका नाम क्या था, कैसिनी। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यू हॉरिजॉन्स क्या है। न्यू हॉरिजॉन्स भी एक मिशन है जो कि बृहस्पति के लिए लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, नासा के द्वारा इसको लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, 2 मिशन हो गए। तीसरा मिशन क्या है, जूनो। जूनो क्या है, जूनो एक बृहस्पति ग्रह पर या जुपिटर पे भेजा जाने वाला एक मिशन है जो 2016 में नासा के द्वारा भेजा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जूनो, क्योंकि ये पास का ही है, 2016 में लॉन्च किया गया, 2021 अभी चल रहा है। तो हमें पता चल गया कि जूनो क्या है, एक नासा के द्वारा सन 2016 में जुपिटर पर भेजा गया एक मिशन है। चलो एक करंट का क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं कि भैया जूस क्या है। जूस जो है 2022 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा बृहस्पति पे लॉन्च किया जाने वाला एक क्या हो जाएगा, मिशन हो जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। याद रखना ये बात, नासा के द्वारा नहीं कर रहे हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। कब किया जाएगा, 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम क्या है, ज्यूस इसका नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें हमने बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ी, जुपिटर के बारे में पढ़ ली। इसके बाहर 90% मैंने कवर करा दिया। अब 10% कोई सी चीज़ छूट जाती है या छोटी सी जो बात होती है कभी कभी छूट जाती है, जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती हमें, लेकिन वो पूछ लेता है कभी कभी। तो लेकिन जो 90% क्वेश्चन है इसी में से आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। और जो 10% की मैं बात कर रहा हूँ वो किसी से भी नहीं बनने वाला। ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम शनि ग्रह के बारे में पढ़ना, सैटर्न के बारे में पढ़ना, जो कि एक बहुत ही सुंदर प्लेनेट है। चलो स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे सुंदर प्लेनेट शनि के बारे में पढ़ना, सैटर्न के बारे में पढ़ना। सबसे पहला पॉइंट,
दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हमारे सौरमंडल में हम 8 ग्रह में देखें, जो 8 ग्रह हमारे पाए जाते हैं, 8 प्लेनेट जो पाए जाते हैं, उनमें देखा जाए तो सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा प्लेनेट होता है अकॉर्डिंग टू साइज, अगर देखा जाए तो कौन होता है? बृहस्पति के बाद आता है शनि ग्रह, जिसको हम सैटर्न के नाम से देते हैं। तो सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर हम देखें सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में, अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो यह कौन से नंबर पे आता है? 6ठे नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में। और साइज में देखें तो सेकंड नंबर पे आता है। स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। इसका परिक्रमण काल, परिक्रमण काल इसका जान लेते हैं कि मतलब कि इसका रेवोल्यूशन टाइम कितना होता है। यह सूर्य के आसपास एक चक्कर कितने दिनों में पूरा कर लेता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका जो रेवोल्यूशन टाइम होता है वो कितना होता है? 29.5 ईयर्स होता है। ठीक है। पृथ्वी के 29.5 वर्ष अगर हो जाएं तो इसका 1 वर्ष कंप्लीट होता है। जब कोई प्लेनेट सूर्य के आसपास एक पूरा चक्कर लगा लेता है तो उसका 1 वर्ष कंप्लीट होता है। और शनि ग्रह जो सूर्य के आसपास एक चक्कर कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 29.5 वर्षों में पूरा कर रहा है। कि यह कह सकते हैं हम, तो शनि का 1 वर्ष पृथ्वी के 29.5 वर्ष के बराबर है। ठीक है, ये अपने को पता चल गया कि 29.5 ईयर्स के बराबर कितना है इसका शनि का 1 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, स्पष्ट हो गया। अच्छा, अगर हम परिभ्रमण काल की बात करें या जिसको हम बोलते हैं रोटेशन मोशन की बात करें, तो हमें हर प्लेनेट का रोटेशन मोशन जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस 2 प्लेनेट का रोटेशन मोशन जानना है, 2 नहीं 3 प्लेनेट का जानना है, जिसमें आता है एक तो शुक्र ग्रह, जो दूसरा आता है पृथ्वी और तीसरा आता है बृहस्पति। अब बृहस्पति का जानना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि बृहस्पति अपने ही अक्ष पे उसका रोटेशन जो करता है वो सबसे जल्दी कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, उस पे सबसे छोटा दिन होता है, मात्र 10 घंटों का। पृथ्वी पे हम रहते हैं, इसलिए हमें इसका जानना जरूरी होता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितने घंटों में एक चक्कर पूरा कर लेती है, उसका रोटेशन मोशन कितना होता है, तो 24 घंटे का होता है। अच्छा, शुक्र ग्रह मतलब कि वीनस का जानना हमें इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि वीनस जो होता है अपने एक्सिस पर इतना धीमे घूमता है कि उसका एक दिन उसके 1 वर्ष के बराबर होता है, लगभग 225 दिनों के बराबर होता है। पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर होता है, 225 डेज के बराबर होता है, इसलिए उसको जानना जरूरी होता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सोलर सिस्टम में किस ग्रह का, किस प्लेनेट का एक दिन सबसे बड़ा होता है, तो किसका होता है? वीनस का होता है या शुक्र का होता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि किस प्लेनेट का एक दिन सोलर सिस्टम में सबसे छोटा होता है, तो उसको क्या नाम देंगे? बृहस्पति नाम देंगे, जुपिटर बताएंगे हम लोग। चलो स्टार्ट करें आगे। चलो अगला आता है उपग्रह। किसी भी प्लेनेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है उपग्रह, कि किस प्लेनेट में कितने उपग्रह पाए जाते हैं। हमने शुरुआत के 2 प्लेनेट देखे थे जिनमें एक भी उपग्रह नहीं पाया जाता था, उनका एक भी चंद्रमा नहीं था। पृथ्वी पे एक चंद्रमा पाया जाता है। हमने मंगल ग्रह पे भी देखे थे 2 चंद्रमा पाए जाते हैं। बृहस्पति पे मैंने देखा था, आपको लोगों को बताया था कि 79 उपग्रह पाए जाते हैं, चंद्रमा पाए जाते हैं। ठीक है, अब शनि के बारे में जान लेते हैं कि शनि में 82 उपग्रह पाए जाते हैं, चंद्रमा पाए जाते हैं, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे अधिक हैं। किसी एक प्लेनेट पे सबसे अधिक चंद्रमा पाए जाते हैं तो किस पे पाए जाते हैं? शनि ग्रह पे पाए जाते हैं, सैटर्न प्लेनेट पे पाए जाते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि बताइए सोलर सिस्टम में कौन सा ऐसा ग्रह है या प्लेनेट है जिस पे सबसे अधिक मून पाए जाते हैं, चंद्रमा पाए जाते हैं या उपग्रह पाए जाते हैं, तो हम किसका नाम लेंगे? शनि का नाम लेंगे। और यह स्थिति कब क्लियर हो गई हमारी? अक्टूबर 2019 के बाद। 19 के पहले पहले क्या था? अक्टूबर 2019 के पहले पहले क्या था? हम किसको मानते थे? बृहस्पति, जुपिटर को सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाला प्लेनेट मानते थे। लेकिन अक्टूबर 2019 के बाद हमें पता चला कि शनि ग्रह जो है इसके पास उससे भी, मतलब कि जुपिटर से भी ज़्यादा चंद्रमा है। तो अब सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके पास है? शनि के पास है। क्वेश्चन आता है तो हम शनि को ही आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन। अब भैया ये तो बता दिया कि 82 चंद्रमा पाए जाते हैं शनि ग्रह पे, तो हमें ये भी बताइए कि सर इसका सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है?
ठीक है, ये भी जानना जरूरी होता है, जैसे कि हमने बृहस्पति ग्रह में पढ़ा था कि गैनोमीड जो होता है बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा होता है। इसी तरह से शनि ग्रह का भी एक चंद्रमा होता है जो सबसे बड़ा है, उसका एक उपग्रह है जो कि पूरे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट उपग्रह है। ठीक है, या फिर शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका नाम है टाइटन। उसका नाम क्या है, टाइटन उसका नाम है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट उपग्रह है। अगर हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम, तो हम क्या नाम देंगे, टाइटन नाम देंगे, और वो किसका है, शनि का है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज़ द लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम, तो हम क्या जवाब देंगे, गैनोमीड, जो कि बृहस्पति ग्रह का है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो हम क्या जवाब देंगे, बृहस्पति या जुपिटर के बारे में बताएंगे। अगर हमसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का, तो हम क्या जवाब देंगे, मरक्यूरी के बारे में बताएंगे या बुध ग्रह के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो टाइटन की दो विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली विशेषता मैंने आप लोगों को बता दी कि यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा मून है। ठीक है, चंद्रमा है, उपग्रह है। ठीक है, पहला कौन सा है, गैनामीड है, जो कि बृहस्पति ग्रह का है। और इसके बारे में एक विशेषता यह है कि यह चंद्रमा जो है, यह टाइटन जो है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, दूसरा इसमें एक बात बताऊंगा मैं कि टाइटन जो है पृथ्वी के समान स्थिति रखता है अपने अंदर। ठीक है दोस्तों, टाइटन पृथ्वी के समान स्थिति रखता है, इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी के समान इस पर धरती पाई जाती है और पृथ्वी के समान ही इस पर वायुमंडल भी पाया जाता है, एक सघन वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक आश्चर्य की बात है कि इतनी दूर जाके हमें एक ऐसी जगह मिली है, एक ऐसा उपग्रह मिला है जिस पे पृथ्वी के समान स्थितियाँ पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, अब पृथ्वी के समान स्थितियाँ पाई जाती है, जैसे हमारे जो चंद्रमा है, हमारा जो मून है, जिसको हम यहाँ से देखते हैं, चंदा मामा जिसको हम कहते हैं, उस पर अगर हम उतरने की कोशिश करें तो उतर तो जाएंगे, वहाँ पे धरती पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे पृथ्वी समान एक वायुमंडल नहीं पाया जाता, एक मून पे एक एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। अगर हम चंद्रमा पे बात करने की कोशिश करें ना दोस्तों, तो 1 फीट दूर व्यक्ति भी अपने से खड़ा होगा तो अपन उसकी बात ना सुन पाएंगे, ना हमारी बात हम सुना पाएंगे उस पर। क्यों नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं पाया जाता, और जब तक वायुमंडल नहीं पाया जाएगा हम किसी से बात नहीं कर सकते, हम अपनी बातों का, अपनी आवाज़ का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ध्वनि जो होती है वो किस तरह से गति करती है, वायु के थ्रू गति करती है, निर्वात में गति नहीं करती। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, जिसका नाम है टाइटन, और पृथ्वी के समान स्थितियाँ इसमें स्थित है, इसलिए इसको पृथ्वी के समान उपग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। क्या नाम लिखा है, ड्रैगन फ्लाई नाम का एक वर्ड लिखा है। अब सर ये यहाँ पे क्यों लिखा है आपने, दोस्तों नासा के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है ड्रैगन फ्लाई, और ये किसके लिए चलाया जा रहा है, टाइटन के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। यहाँ से एक मिशन छोड़ेंगे पृथ्वी से, नासा के द्वारा एक मिशन छोड़ा जाएगा जो कहाँ पे जाएगा, टाइटन पे जाएगा, और टाइटन पे जाके वो अध्ययन करेगा कि भैया इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या यहाँ पे जीवन संभव हो सकता है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, शायद यहाँ पे कोई मनुष्य रहता तो नहीं है, कोई जीव जंतु या एलियन तो नहीं रहते, ऐसी सारी विशेषताएं इसके बारे में सर्च करेगा। कौन करेगा, जिसका नाम क्या है, ड्रैगन फ्लाई नाम रखा गया। और इसको कब लॉन्च किया जाएगा, 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और किसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, नासा के द्वारा इसको लॉन्च कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब लोगों को समझ में आई वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पास आसपास वलय पाए जाते हैं, इसमें चौथा नंबर का पॉइंट लिखा है, 4th नंबर का पॉइंट है कि इसके आसपास क्या होते हैं, वलय पाए जाते हैं। वलय को इंग्लिश में बोलते हैं रिंग पाए जाते हैं। जैसे कि एक छोटी सी इमेज मैंने बनाने की कोशिश की है, ये जो शनि प्लेनेट है इसके आसपास जो चक्कर मैंने बताए हैं, रिंग मैंने बनाए हैं, इनको कहा जाता है वलय या रिंग कहा जाता है। ये शनि ग्रह के आसपास पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने बस 3-4 ही बनाए, लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है, 7 होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शनि के आसपास कितने रिंग पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं, तो आप उसकी संख्याओं को कितने बताएंगे, 7 बताएंगे, 7 बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा जितने भी हम आउटर प्लेनेट पढ़ रहे हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन चारों प्लेनेट के पास अपने अपने वलय पाए जाते हैं, अपने अपने रिंग पाए जाते हैं।
लेकिन दोस्तों एक विशेष बात मैं बता दूं कि सबके पास बेकार से रिंग है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं। लेकिन जो सैटर्न प्लेनेट है, शनि ग्रह है, उसके पास एक स्पष्ट रूप से वलय पाए जाते हैं, पूर्ण विकसित, जिसको बोल सकते हैं अच्छे से बिल्कुल विकसित हो चुके हैं, जिनका अच्छे से डेवलपमेंट हो चुका है, वो पूरी तरह से विकसित वलय हमें किसके पास पाए जाते हैं? शनि के पाए जाते हैं, शनि के पास पाए जाते हैं। और शनि ग्रह इन वलय की वजह से एक विशिष्ट स्थान अपने अंदर रखता है सोलर सिस्टम में, एक बड़ी अच्छी पहचान रखता है, सबसे सुंदर ग्रह कहलाता है इसी के कारण। ठीक है। अच्छा सर ये भी तो बताइए, ये वलय पाए क्यों जाते हैं, किससे बने होते हैं सर? तो इसका पता तो अभी तक नहीं लगा पाए हैं कि भैया इसमें जो वलय क्यों पाए जाते हैं, लेकिन इनका निर्माण छोटे छोटे धूल के कणों से मिलकर हुआ है, जो शनि ग्रह के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं और शनि ग्रह का चक्कर लगाते रहते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं? सैटर्न प्लेनेट का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वलय किसका चक्कर लगाते हैं? शनि ग्रह का चक्कर लगाते हैं। और इनका निर्माण कैसे हुआ है? छोटे छोटे धूल के कणों से इनका निर्माण हुआ है। आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। शनि ग्रह का रंग पीला होता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है, तो हम आंख मीच के, आंख बंद करके भी हम एक्शन मतलब एकदम से बता देंगे कि भैया शनि ग्रह का रंग पीला होता है। ठीक है, याद हो गई ये बात। अब दूसरी बात, सर शनि ग्रह का रंग पीला क्यों होता है? ठीक है भैया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी जो इसको अंतरिक्ष से देखने पर हमें नीली दिखाई पड़ती है, नीली दिखाई पड़ती है। तो इसका कारण क्या है कि भैया पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है, जिसके कारण वो हमें पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में मैंने बताया था कि मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण हमें मंगल ग्रह लाल कलर का दिखाई देता है। मार्स जो प्लेनेट है हमें रेड कलर का दिखाई देता है। ये बात भी हम जान गए थे। तो किसी ना किसी के कलर के कारण उसका किसी ना कोई कारण होता है कि भाई कोई कारण होता है। इसी तरह से शनि ग्रह का भी एक कारण है कि उसको पीला दिखाई देता है। क्या कारण है सर? कि इसमें अमोनिया के क्रिस्टल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अमोनिया के क्रिस्टल पाए जाते हैं शनि प्लेनेट पे या सैटर्न प्लेनेट पे, जिसके कारण इसका रंग क्या दिखाई देता है? हमें पीले कलर का दिखाई देता है। ये हमें किस कलर का दिखाई देता है? पीले कलर का या येलो दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आगे इसे गैसों का गोला कहा जाता है। क्वेश्चन आया है एक बार कि कौन से प्लेनेट को गैसों का गोला कहा जाता है, तो उसमें उन्होंने शनि ग्रह का नाम लिखा था। ग्लोब ऑफ गैसेस किसे कहा जाता है? शनि ग्रह को या सैटर्न ग्रह से, सैटर्न ग्रह को, सैटर्न प्लेनेट को क्या कहा था? ग्लोब ऑफ गैसेस कहा था। ठीक है, बृहस्पति के समान ही इसका निर्माण भी हाइड्रोजन, हीलियम, CH4 यानी कि मीथेन और अमोनिया जैसी गैसों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह का निर्माण भी इन्हीं गैसों से हुआ था और शनि ग्रह का निर्माण भी इन्हीं गैसेस से हुआ था, लेकिन इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती होगी ये गैसेस, इसलिए इसको ग्लोब ऑफ गैसेस कहा दिया गया। आप बस इतना सा याद रखिए कि शनि ग्रह को ग्लोब ऑफ गैसेस या गैसों का गोला कहा जाता है। ठीक है, अगली बात, गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहा जाता है इसको। भैया इसको क्या कहा जाता है? गैलेक्सी लाइक प्लेनेट। भैया अब देखिए ना, इस पे आसपास वलय जा रहे हैं, इस पे अच्छे बहुत सारे उपग्रह पाए जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? गैलेक्सी के समान उपग्रह, गैलेक्सी के समान ग्रह कहा जाता है, गैलेक्सी लाइक प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। बस इसमें याद रखने वाली बात है, कोई समझने वाली ज़्यादा बात नहीं है कि ग्लोब ऑफ गैसेस किसे कहा जाता है? सैटर्न को कहा जाता है, शनि को कहा जाता है। और गैलेक्सी के समान प्लेनेट किसे कहा जाता है? गैलेक्सी लाइक प्लेनेट किसे कहा जाता है? शनि ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। अच्छा, हम पृथ्वी से बैठे बैठे बहुत सारे स्टार देखते हैं, बहुत सारे तारे देखते हैं। ठीक है, अगर कभी आप लोग आसमान में देखेंगे और आप लोग देखेंगे कि पूरे शहर की लाइट चली गई है और आप छत पे जाके आसमान के तारे देखते हैं, तो हमें अरबों की संख्या में तारे दिखाई देते हैं। उन तारों में सभी तारे नहीं होते, उनमें कुछ ग्रह भी होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। वो होते ग्रह हैं, वो होते प्लेनेट है, लेकिन हमें तारे के रूप में दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से शनि ग्रह भी हमें एक स्टार के रूप में दिखाई देता है, लेकिन हम इतनी आसानी से उसको देख नहीं पाते। फिर भी
पहचान नहीं पाते, देख तो हम पाते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि ये कौन सा ग्रह है, शनि ग्रह है, ठीक है। लेकिन हम आंखों से देख पाते हैं। तो शनि एक अंतिम ग्रह है, आखिरी ग्रह है, जिसको हम बिना टेलीस्कोप की सहायता से पृथ्वी से देख सकते हैं। मतलब आसमान में देखेंगे तो पृथ्वी से हम उसको देख सकते हैं बिना टेलीस्कोप की सहायता से, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता है कि बताइए कितने ग्रहों को हम बिना टेलीस्कोप की सहायता से पृथ्वी से देख सकते हैं, तो हम कौन कौन से देख सकते हैं? बुध ग्रह को देख सकते हैं, शुक्र ग्रह को देख सकते हैं, हम मंगल को देख सकते हैं, बृहस्पति को देख सकते हैं और शनि को देख सकते हैं। तो टोटल 5 ग्रह हैं जिनको हम बिना किसी टेलीस्कोप या दूरदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं। उनका नाम संख्या कितनी है? 5 ग्रह है, ठीक है। अंतिम प्लेनेट कौन सा है जिसको हम बिना टेलीस्कोप की सहायता से देख सकते हैं? तो उसका नाम है सैटर्न, ठीक है। इसके बाद जो अरुण और वरुण आते हैं, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, हमें उनको कैसे देखना पड़ता है? टेलीस्कोप की सहायता से देखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को ये बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि शनि ग्रह में इतना ही है। शनि ग्रह के लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन नहीं बनाया गया अभी तक, बनाए तो गए हैं लेकिन इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया, इसलिए मैं उसके बारे में कभी बता नहीं रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा ड्रैगन फ्लाई क्या है और ड्रैगन फ्लाई को शनि ग्रह के किस उपग्रह पे भेजा जा रहा है जिसका नाम क्या है? टाइटन, सैटर्न, ठीक है दोस्तों। या शनि ग्रह कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सैटर्न की इसमें दे दी है, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोगों को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको समय समय पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।